हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान और जिसको सीबीएसई ने डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के नाम से एक नया चैप्टर बताया है। एक सिलेबस में नया पार्ट जोड़ा है, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। इस चैप्टर को हम फुली रिवाइज करेंगे, इसमें जुड़े हुए सभी नए टॉपिक्स को देखेंगे, सभी आंदोलन जो प्रमुख रूप से निकल कर आए, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने सभी विषयों के, चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, सभी विषयों के सभी चैप्टर्स की डिटेल पढ़ाई कर सकते हैं बिल्कुल निशुल्क। यानी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन या बिना किसी पैकेज को परचेज किए हुए सभी कंप्लीट चैप्टर और सिलेबस की पढ़ाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेटिक ब्रेन्स हिंदी पर कर सकते हैं। इस तरह के वीडियोस और इस तरह की सारी पढ़ाई आपको निशुल्क हम प्रोवाइड करते रहें। इसके लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के इस चैनल को, ताकि इस तरह की सभी वीडियो सभी चैप्टर से रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो आइए इसी गुड नोट पे स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें कुछ नई चीजें आपको और जानने को मिलेंगी। सीबीएसई ने जो अलग से ऐड की हैं कुछ चीजें, जो संपूर्ण क्रांति है, जो दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद है, जो राम मनोहर लोहिया का लोकतांत्रिक समाजवाद है, और ये सारी चीजें मिलकर फिर किस तरह से 1975 की जो आपातकाल की उसके बाद जो स्थिति आई, वो सारी स्थिति भी हम एक बार इसमें चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अलग से जोड़ा गया है। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस या लोकतांत्रिक पुनरुत्थान आपको एनसीईआरटी की किताब में नहीं मिलेगा, पर कई टॉपिक्स को एक साथ जोड़कर ये चैप्टर सीबीएसई ने बनाया है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जयप्रकाश नारायण और समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति की हम बात करेंगे, जो आपके सिलेबस का मेन टॉपिक है। लेकिन उससे पहले जो डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस यानी लोकतांत्रिक पुनरुत्थान है, उसको एक समराइज वे में समझते हैं, जैसा अगले कई हम चैप्टर में करते हैं। तो इस कंसेप्ट को एक बार देखते हैं। तो डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस जो है, जिस नाम से आपका सिलेबस है और जो अन्य स्टेट बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें कई जो टॉपिक हैं वो कई स्टेट बोर्ड में अलग अलग चैप्टर्स में दिए हुए हैं, आपको बहुत काम आएंगे ये, ठीक है। यानी लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। अब देखिए इस कंसेप्ट को समझिए। अब देखिए, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान से मतलब यह है कि कैसे हमारा लोकतंत्र और सजीव और जीवित होकर ऊपर आया, कैसे जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थीं उसमें और हमने ऊपरी चढ़ाव देखा, कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और मजबूत होती चली गईं। ऐसे क्या क्या फैक्टर या किस तरह के आंदोलन या कौन कौन से तरीके के लोग थे, या किस किस तरह से लोकतांत्रिक सहभागिता लोगों की बढ़ रही थी। कौन कौन सा ऐसा दौर था जब ये देखा गया कि लोकतंत्र को और मजबूत होते हुए पाया गया, जब लोगों की सहभागिता, जब समाज की सहभागिता अलग अलग नए नए स्वरूपों में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, चुनाव में, सहभागिता में, या उनमें होने वाले जो आप कह सकते हैं कि प्रभाव हैं, वो दिखाई देने लगे कि बढ़ रही है। ठीक है, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का यही मतलब है कि डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस यानी हाउ डेमोक्रेसी इवॉल्व्ड आउट ऑफ द ऑड्स। किस तरीके से जब हमको आजादी मिली तो मिथक बने हुए थे कि जहां नगरीकरण नहीं है, जहां नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां पर शिक्षा नहीं है, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कैसे टिकी रह पाएंगी। क्योंकि अंग्रेजों के यहां लोकतंत्र था और उनको लगता था कि वो केवल लोकतंत्र वही चला सकते हैं, बाकी लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दे ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा जो अन्य अन्य वर्ग था हमारे देश में थे, जो कभी कोई शोषित वंश था, कोई शोषण करने वाला वंश था, कोई अपर कास्ट था, कोई लोअर कास्ट था, कोई मिडिल कास्ट था, कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस तरह का जो पूरी विविधता हमारे देश में थी, उस विविधता को कैसे समेटता चला गया लोकतंत्र। इधर समाजवाद और पूंजीवाद की विचारधारा और साम्यवाद की विचारधारा ऐसे ही टकरा रही थी। तो कैसे ये सारी चीजें समाहित करता गया लोकतंत्र अपने आप में, और कैसे निकलकर उभर कर आगे आया, ये हम बेसिकली इस लोकतांत्रिक पुनरुत्थान के पूरे कंडीशन में देखते हैं। अब देखिए, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान को अगर आप थोड़ा सा काल के हिसाब से बांटना चाहें तो आप इसके प्रमुख 3 काल देख सकते हैं कि प्रमुख रूप से ये 3 कालों में आपको विभाजित होता हुआ दिखाई देगा। एक तो 1950 से 1980 तक, ठीक है, ये पहला क्या है, ये पहली लोकतांत्रिक पुनरुत्थान थी, पहला लोकतांत्रिक पुनरुत्थान है, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे जब जो विभूतियों, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन सबका डिस्कशन करेंगे अभी आगे इस चैप्टर में। इसके बाद 1980 से 90 तक आप कह सकते हैं कि एक या
70 से 90 ले सकते हैं इसको, 80 1950 से 80 ले लिया, 80 से 90 ले सकते हैं। द्वितीय पुनरुत्थान, द्वितीय लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। ठीक है, इसको आप और संक्षेप में अगर समझना चाहें, इसको और थोड़ा सा स्पेसिफिकली समझना चाहें तो इसको 70 तक ले सकते हैं, और हम इसको 70 से 90 यहां ले सकते हैं द्वितीय स्थिति में। ठीक है, अभी मैं इसको आपको क्लियर करूंगा। तीसरा 1990 का दशक, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं तृतीय लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। अब देखिए एक चीज समझिए, हमारे देश का संविधान 1950 में लागू हुआ, सरकार चलनी शुरू हुई, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। उसके बाद से लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हमारे देश में शुरू हो गई। जब कई चैप्टर हम कर रहे थे उसमें मैंने आपको यह बताया है कि लगभग 17 से 18% जो कुल जनसंख्या थी, या आप कह सकते हैं कि जो मतदाता थे, उसमें से 17 से 18%, 15% के आसपास तक के लोग ऐसे थे जो शिक्षित थे, यानी शिक्षा का भी स्तर कोई बहुत ज्यादा नहीं था। इसके अलावा यह भी देखने के लिए मिल रहा था कि जो सभी वर्ग हैं, जो सभी समाज के लोग हैं, वो एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अभी पूरी तरह समझ पाने में भी सक्षम नहीं थे, और एक दल का प्रभुत्व भी काबिज था, ये भी हमने देखा। लेकिन जो पहला हमारा ये पुनरुत्थान देखा गया 1950 से 70 में, ये मुख्यतः शामिल था, या मुख्यतः जो आधारित था वो किस चीज पर, क्या देखा गया? वयस्क मतदाताओं का, वयस्क मतदाताओं की सहभागिता। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में समरी करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रथम दौर चल रहा था लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का, उसमें हम ये देख पा रहे थे कि जिस तरह लोगों को पहले अपने सरकारों को, यानी आजादी के पहले, चुनने का मौका नहीं था, लोग उसमें पूरी तरह सहभागी होने में भी निराश हो रहे थे क्योंकि अंग्रेजी शासन था ऊपर, वो अब सहभागिता बढ़ी। सहभागिता, लोगों ने चुनाव की प्रक्रियाओं में भाग लेने में दिलचस्पी दिखाई। ठीक है, जो ये मिथ बना हुआ था पश्चिमी राष्ट्रों का कि जहां नगरीकरण नहीं होगा, जहां औद्योगिकरण नहीं होगा, जहां शहरीकरण नहीं होगा, जहां पर शिक्षा ज्यादा नहीं होगी, जहां पर आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं होगी, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चलाना बड़ा मुश्किल है। इस मिथक को तोड़ते हुए हमने जो 1950 से 1970 का दशक देखा, उसमें यह पाया, 1970 तक का समय पाया कि भारत ने क्या किया, इसमें 4 आम चुनाव देखे। ठीक, 4 जनरल इलेक्शंस, कब कब? 1952, 1957, 56-57, 1962 और 1967। ये 4 महत्वपूर्ण इलेक्शंस भारत ने 1950 से 1970 तक सफलतापूर्वक अपने यहां पर करवाया, भारत के चुनाव आयोग ने करवाया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर संसद और विधानसभा के चुनावों की प्रक्रिया पूरी हुई, वहां पर सरकारों का गठन हुआ, सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई और चलाई गई। यानी ये हमारे लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो था वो ये देखने के लिए हमको मिला। तो पहले अगर लोकतांत्रिक पुनरुत्थान में अगर आप पहले कड़ी को देखना चाहें तो 1950 से 1970 तक की ये कड़ी थी, जहां पर 4 आम चुनाव हुए, वयस्क मतदाताओं की सहभागिता देखी गई। आप इसको नोट भी कर सकते हैं पॉइंट्स में कि भाई पहले दौर में वयस्क मतदाताओं की सहभागिता देखी गई, बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया और भारत ने साबित करके दिखाया। कैसे? 4 आम चुनाव कराकर दिखाए, और वो भी चारों आम चुनाव में एक तरह से फुल मैंडेट देकर दिखाया, और कई राज्यों में सरकारें बदल कर भी दिखाई, यानी राज्य और केंद्र के स्तर पर अलग अलग तरह की सरकारें चुनी गई। और इसको राजनीतिक शुचिता का विकास कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की समझ कहते हैं, और वो भी उस समय में जब जो साक्षरता दर थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। तो एक तो सबसे पहला डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस का जो हिस्सा है वो यहां देखा जाता है। 1950 से 1970 का जो देखा जाता है, जिसे एक राजनीतिक वैज्ञानिक योगेंद्र यादव हैं, जो एनसीईआरटी के भी आपको उसमें दिखाई पड़ेगा, नोट्स में दिखाई पड़ेगा, तो योगेंद्र यादव के अनुसार इसे द्वितीय लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का समय कहा जाता है। और हुआ क्या इस काल में? हुआ ये
हुआ ये कि यहां पर जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग था, जो अनुसूचित वर्ग था, ठीक है, अनुसूचित वर्ग था, और जो दबे कुचले नीचे के लोग थे, उन्होंने भी राजनीति में अपनी सहभागिता दिखानी अब शुरू कर दी थी। धीरे धीरे लोहिया जैसे नेता, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं का जो क्रांति थी, उनके जो विचार थे, वो समाज के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे थे। वर्ग को तोड़ने की परंपरा, कास्टिज्म यानी जातिवाद को गिराने की परिकल्पना, आगे मैं जब अभी जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण या समग्र क्रांति की चर्चा करूंगा तो मैं आपको उदाहरण दूंगा कि किस तरह पटना के गांधी मैदान में कई ब्राह्मणों ने अपने यज्ञोपवीत या जनेऊ को तोड़ दिया कि ठीक है, आपके आह्वान पे हम ये जो सामाजिक जो जातिवादी व्यवस्था है उसका त्याग करते हैं। इसके अलावा लोहिया का जो सामाजिक लोकतंत्र था, इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय आगे आए और फिर एकात्म मानववाद की परंपरा आई। तो ये जो 1970 से 90 तक की स्थिति आप देख रहे हैं, इस स्थिति में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, गरीब वर्ग, शोषित वर्ग, इनका भी राजनीतिक सहभागिता बढ़ी। इसी समय 71 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इसी समय कई सामाजिक आंदोलनों से आप कह सकते हैं कि समाज के पिछड़े वर्गों से नेता या अनुसूचित दल के नेता उभर कर सामने आए। इमरजेंसी के बाद रामविलास पासवान अनुसूचित जाति के नेता, श्री लालू प्रसाद यादव पिछड़े वर्ग के नेता, मुलायम सिंह यादव पिछड़े वर्ग के नेता, चौधरी चरण सिंह के आगे जो उनके बाद की परंपराएं आई। तो ये आप देखेंगे कि कई तरह के, उधर तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल जैसे डीएमके निकलकर सामने आ रही थी, अकाली दल पंजाब में उभर कर सामने आ रही थी। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं और समाज के अलग अलग वर्ग से जुड़े जो लोग थे, जो नेता थे, उनका नेतृत्व उभर कर सामने आ रहा था। और इस वर्गों का भी जो सहभागिता थी वो डेमोक्रेटिक हमारे परंपराओं में आकर स्थापित हो रही थी। काशीराम जैसे नेता उभर कर बाहर आ रहे थे। तो आप ये देखेंगे कि जो द्वितीय लोकतांत्रिक पुनरुत्थान हमारा 1970 से 90 के आसपास में हुआ, इसमें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जो शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट है, इन लोगों की सहभागिता बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही थी। एक समराइज वे भी हम समझ रहे हैं, बाकी मैं उन आंदोलनों की चर्चा आपको भी अलग पॉइंट वाइज करूंगा। उसके बाद 1990 का दशक जब आया तो 1990 के दशक में सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं, तृतीय लोकतांत्रिक पुनरुत्थान हुआ और इसमें सबसे बड़ी चीज देखने के लिए मिली आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार, ठीक है। यह आर्थिक सुधार क्या थे? एलपीजी, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। ये जो नीति आई, इस नीति ने जो प्रतिस्पर्धी चुनाव है, प्रतिस्पर्धी बाजार की चुनावी प्रक्रिया को शुरू किया। यानी चुनाव में अब एजेंडा बन गया कि भैया जो प्रतिस्पर्धा है बाजारों की, जो प्रतिस्पर्धा है कि हम जो निजी हाथों में देकर विकास कर सकते हैं, जो हमने बैन लगा रखा है, जो हमने जकड़ कर सरकार ने जो इंडस्ट्रीज को या संसाधनों को रखा है, उसमें हम ढिलाई बरतेंगे और विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करने की नीति से आगे बढ़ेंगे। 1990 तक की स्थिति क्या हो गई थी? हमारे जो संसाधन थे वो बहुत सीमित पड़ गए थे। हमारे पास बहुत कम सोना बचा था, या हमारे पास बहुत कम विदेशी रुपया या पैसा बचा था, फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम बचा था कि हम विदेशी विनिमय कर पाते, बाहर से कुछ चीजों को आयात कर पाते। तो हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करिए, अपने यहाँ आप आर्थिक सुधार करिए। और हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया और हमने क्या अपनाया? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपनाया। और इसने क्या किया? बड़े मात्रा में युवा वर्ग को, जिनकी संभावनाएं खुल सकती थी, क्योंकि उसके बाद सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, सर्विस सेक्टर हुआ, तो जो युवा वर्ग है उसको भी लगा कि भाई बाजार अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था में कुछ नया करने की बात हो रही है। जो उदासी थी अर्थव्यवस्था को लेकर, आर्थिक विकास को लेकर, देश की अवसंरचना के विकास को लेकर, उसमें एक नई चेतना का संचार हुआ और जो युवा वर्ग है वो भी इससे जुड़ा। तो पहली बार जो है प्रतिस्पर्धा बाजार की चुनावी रणनीति देखी गई और एक कंसेप्ट आया इसमें, और कंसेप्ट ये आया कि प्रतिस्पर्धी चुनाव होगा, यानी LPG की घोषणा की गई और ये कहा गया कि सर्वाइवल ऑफ, लेकिन ये किस पर निर्धारित होगी? ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जगह, यानी जो सबसे शक्तिशाली होगा उस, या जो कह सकते हैं कि जो केवल कर सकता है वो सर्वाइव नहीं करेगा, इसकी जगह योग्यतम की जगह सर्वाइवल ऑफ एबलिस्ट की बात की गई। सर्वाइवल ऑफ एबलिस्ट,
अब देखिए इस फिटेस्ट और एबलेस्ट में अंतर है। फिटेस्ट का मतलब ये हो गया कि भैया जो उस व्यवस्था में फिट बैठ पाएगा उसी का सर्वाइवल होगा। ये कहा गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अब इसकी जगह सर्वाइवल आप एबलेस्ट की करेंगे, नहीं जो एबल होगा, जो कर सकता है, जिसमें संभावनाएं हैं, उसको सब सरकार क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी। और ये देखा गया कि राज्य से बाजार की ओर नीति जो शामिल थी, राज्य से बाजार की ओर, सरकार से शासन की ओर, बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार से शासन की ओर, और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या देखा गया कि नियंत्रक से सुविधा प्रदाता की ओर, सुविधा प्रदाता की ओर। यह किसकी भूमिका बनाई गई, सरकार की, यानी सरकार की नियंत्रक की भूमिका से उसे सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाई गई। यानी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट वाज चेंज टू द फैसिलिटेटर इन कंपैरिजन टू द कंट्रोलर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी सरकार को यह कहा गया कि अब सरकार जो है एक फैसिलिटेटर का काम करेगी, न कि नियंत्रक का काम करेगी कि हर चीज जकड़ के रखेगी। इसलिए उदारीकरण किया गया, इसलिए निजीकरण किया गया। और ये जो सर्वाइवल ऑफ एबलेस्ट की धारणा आई और जो एलपीजी 1990 में हमने अपनाया, ये लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का तीसरा और महत्वपूर्ण चरण था, जिसने हमारे लोकतांत्रिक सहभागिता में और ऊर्जा डाली और बड़े मात्रा में युवा और कई तरह के लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास रखने वाले लोग सब लोकतांत्रिक रूप में भागी ज्यादा बनने लगे, और हमारा जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर भी उभरा। तो ये पूरी कहानी लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की है। लोकतांत्रिक रिसर्जेंस या डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस का मतलब ये है कि कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ऊपर आई, अगर उसमें 1975 में उसको दबाया गया, उसकी चर्चा करेंगे आपातकाल में, तो फिर कैसे निकलकर ऊपर आई और 1990 तक हम पहुंच गए और आज की व्यवस्था हम देख रहे हैं। यही पूरा कंसेप्ट डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस या लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का है, जिसको आज अभी हम समरी वाइज में समझेंगे। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में जिन प्रमुख विभूतियों की चर्चा करनी है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, उसमें एक दो प्रमुख लोग आते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण, बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है ये जयप्रकाश नारायण, चर्चा इनकी अभी करते हैं। इनका महत्वपूर्ण जो हमें पढ़ना है, समग्र या संपूर्ण क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की चर्चा करनी है और वो है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, और इनका महत्वपूर्ण जो मानना था वो क्या था, लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और एक तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति की चर्चा करेंगे, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, और इनका एक महत्वपूर्ण टर्म्स है एकात्म मानववाद, एकात्म मानववाद, ठीक है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीन व्यक्तियों की चर्चा हमें करनी है। जयप्रकाश नारायण का समग्र या संपूर्ण क्रांति, जिसमें उनका मानना था कि पूरे सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए। केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं के परिवर्तन उसका एक मील का पत्थर है, वो एक प्रक्रिया, एक स्टेप है, लेकिन हमको पूरे समाज, व्यक्ति, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, वैचारिक, हर चीज का परिवर्तन हमें करना पड़ेगा। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। पर्यावरण को लेकर भी संजीदा थे, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी बात आई थी। और इन्होंने खास करके बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जो आपने देखा कि इमरजेंसी लगाई गई, आपातकाल की घोषणा की गई, उसमें इनको प्रमुख बंदी बनाया गया। बाद में छूटकर इन्होंने उस कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया और दूसरी सरकार भी बनवाई, और तेज नारा लगाते थे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत महत्वपूर्ण ये जयप्रकाश नारायण, जिनका जन्म बिहार में हुआ था। राम मनोहर लोहिया, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, अयोध्या जिले में, अब तो वो अम्बेडकर जिला हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद की भूमिका बताते हैं और ये बताते हैं कि कैसे दो तरीके के उद्देश्य होने चाहिए, एक आर्थिक और एक गैर आर्थिक। यानी जो आपका खाना और छत है, रोटी कपड़ा जो है या मकान है, ये आर्थिक उद्देश्य है, और लोकतंत्र और आजादी जो है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, ये आपका गैर आर्थिक मांग होनी चाहिए।
और दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद जो ये बताते हैं कि कैसे हर चीज के केंद्र में मानव होना चाहिए, और ये दार्शनिक भी थे, उनका एक कह सकते हैं कि फिलोसॉफिकल टच भी देने का प्रयास करते थे कि किस तरीके से व्यक्ति की जो आत्मा है, जिसको चित्त कहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, सेंटर में रखते हुए जो मानव का विकास है उसका चौतरफा विकास होना चाहिए। और एकात्म मानववाद, अंत्योदय का बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, जो आज भी सरकारें अंत्योदय योजना चलाती हैं, यानी हर व्यक्ति, समाज के हर व्यक्ति का जो है विकास सुनिश्चित हो, इसके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिला के समराइज वे में देखें तो आज हम पूरी कक्षा में मुख्यतः इन 3 लोगों की चर्चा करेंगे। जो डेमोक्रेटिक रिसर्च या लोकतांत्रिक पुनरुत्थान है उसके बारे में मैंने आपको समरी में बताया। अब आइए एक एक करके इन तीनों विभूतियों के विस्तार से देखते हैं कि इनके क्या कंसेप्ट थे और क्या क्या चीज ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, अब देखिए जयप्रकाश नारायण की जो समग्र क्रांति है, या इसको संपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही नया कंसेप्ट इन्होंने दिया था, संपूर्ण क्रांति। देखिए 1971 में इंदिरा गांधी की फिर सरकार बनी, और 71 में सरकार बनने के बाद फिर कुछ दिन बाद यह देखा गया कि भारी मात्रा में असंतोष देश में व्याप्त हो रहा था, भ्रष्टाचार को लेके, युवाओं के मुद्दों को लेके, शिक्षा को लेके, इसके अलावा जो लाल फीताशाही पूरे सिस्टम में चल रही थी, रेड टेपिज्म जिसको कहते हैं, जिसमें आम लोगों का काम ना हो पाना, ये सारी चीजें चल रही थी। और जयप्रकाश नारायण जो है, ये जो एक समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक रखते थे, वो इन चीजों की मांग, इन चीजों को लेकर हमेशा आवाज उठाते रहते थे। और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरुआत की, छात्र आंदोलन से शुरुआत इन्होंने आंदोलन की शुरू की, जो गुजरात में हुई। उसी तर्ज पर आगे बिहार में भी आंदोलन देखने के लिए मिला। और बड़ा महत्वपूर्ण 5 जून 1974 को जो पटना का गांधी मैदान है, बड़ा फेमस मैदान है, ग्राउंड है, उस गांधी मैदान में ये संपूर्ण क्रांति की हुंकार भी भरी गई। और वहां पर लाखों की संख्या में युवा और छात्र इकट्ठा हुए, और उन्होंने बताया कि पूरे तरीके से हमको क्रांति इस देश में लानी है। और वहां पर मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि जाति पात की व्यवस्था तोड़ने के लिए जनेऊ तोड़े गए, सब एक साथ मिलकर आए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह असहयोग आंदोलन गांधी जी चलाया करते थे, उस गांधी जी से बड़े प्रभावित व्यक्ति थे, तो उन्होंने भी इस तरह का आंदोलन की आह्वान किया कि सरकारी काम आप रोक दीजिए, होने मत दीजिए, विधानसभा में शांति का परिचय देते हुए वहां पर विधानसभा के गेटों पर बैठकर और आंदोलन करिए, किसी विधायक को अंदर मत जाने दीजिए जब तक कि विधानसभा को भंग न कर दे। उनका मानना था कि सरकार सुन नहीं रही है, इस विधानसभा को भंग होना चाहिए, ये जो सरकार चल रही है राज्य में, बिहार में, उसको भंग करिए। उस समय मंत्री दारोगा राय एक बड़े फेमस मंत्री थे, बिहार में वो आकर स्टेटमेंट दिया करते थे कि हम सभी विधायकों की सुरक्षा करेंगे और विधायकों के पास जो जाएगा उसे मान लिया जाएगा कि ये गैर जो है सामाजिक तत्व है। तो बड़ा खींचतान चल रहा था और बड़ी क्रांति हो रही थी। अब देखिए जयप्रकाश नारायण अपने 3 प्रमुख योगदानों के लिए जाने जाते हैं। एक, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष। ठीक, जो लोकपाल बिल अभी देश में है ना, अभी लोकपाल बिल एक हमारे लोकपाल की एक संस्था है हमारे देश में, जिसमें 9 सदस्य होते हैं, और उसके अंदर ये पावर होती है कि किसी के भ्रष्टाचार की जांच कर सकती है। इस संस्था के होने की आवाज बहुत पहले जयप्रकाश नारायण ने भी 70 के दशक में ही बता दिया था कि होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करते थे। सामुदायिक समाजवाद, सामुदायिक समाजवाद यानी कि सबको लेकर चलने वाला समाजवाद, ठीक है, चर्चा करेंगे। तथा समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति के प्रवर्तक ये जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में जयप्रकाश नारायण ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने मुख्यतः गुजरात और बिहार के युवा सहभागिता द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध वृहद अभियान का आरंभ किया। यानी ये एक ऐसे नेता थे जिन्होंने ये ठान रखा था, और खास करके छात्र आंदोलन को आगे ले चलने की इनकी योजना बहुत थी। तो इन्होंने सबसे पहले आंदोलन, जैसे अब देखिए ये चीजें होती है ना, आइडियोलॉजी को फॉलो करना। जैसे अगर आप गांधी जी को देखें तो गांधी जी जब स्वतंत्रता के आंदोलन में आए तो डायरेक्ट झंडा लेके अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ने नहीं चले गए। पहले चंपारण गए, किसानों की आवाज उठाई, फिर अहमदाबाद मिल वर्कर में गए, फिर खेड़ा गए, तो कभी किसानों की, कभी मजदूरों की, कभी समान नागरिकों की, वो आवाज उठाते उठाते फिर एक क्रांति उन्होंने बना दी। उसी तरह का कुछ कारनामा जयप्रकाश नारायण ने भी किया। पहले वो गुजरात में गए छात्रों के आंदोलन के लिए, फिर वहां इंदिरा गांधी ने उसके दबाव में आकर वहां पर सरकार भंग की थी, फिर बिहार गए छात्रों का आंदोलन किया, फिर संपूर्ण क्रांति कर दी। उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल संस्था का पक्ष समर्थन किया। मैंने अभी कहा कि लोकपाल चाहते थे ये। सामुदायिक समाजवाद, अब देखिए क्वेश्चन में आ सकता है कि सामुदायिक समाजवाद क्या है। उनका सिद्धांत समुदाय क्षेत्र राष्ट्र के त्रिस्तरीय रूप में एक यथार्थ संघ का उदाहरण उद्धृत करते हुए भारत को समुदायों के एक समाज के रूप में दृष्टिगत करता है। राष्ट्र के त्रिस्तरीय रूप वो चाहते थे, ठीक है। उसको देखेंगे कैसे एक समुदाय हो, फिर क्षेत्र हो, फिर एक गांव हो, इस तरह का उनका कंसेप्ट रहता था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। उपरोक्त सिद्धांतों पर आधारित समग्र आंदोलन के माध्यम से
जयप्रकाश नारायण व्यक्ति, समाज तथा राज्य के रूपांतरण का प्रतिपादन करते थे। यानी उनको ये लगता था कि व्यक्ति फिर समाज और राज्य, यानी व्यक्ति पहले सुधरे, फिर उससे राज्य में सुधार होगा, समाज में सुधार होगा और फिर पूरे राज्य का रूपांतरण हो जाएगा। समग्र क्रांति के लिए उनका आह्वान नैतिक, अब ध्यान से दीजिए क्या क्या चीजें थी, मोरल चेंज होना चाहिए, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पारिस्थितिकीय रूपांतरण, सब कुछ उसमें शामिल होना चाहिए। उसमें बौद्धिक भी था, उसमें प्राकृतिक भी था यानी नेचर का, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, मौलिक, नैतिक, ये सारी चीजों में रूपांतरण या सारी चीजों में परिवर्तन या सारी चीजों में सुधार की गुंजाइश है, ये ऐसा उनका मानना था। उनका राजनीतिक रूपांतरण लोकतांत्रिक राजनीति में प्रतिनिधियों को वापस बुलाने, उनका ये मानना था कि देखो कोई अगर किसी को अगर आप चुन रहे हो और वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो राइट टू रिकॉल होना चाहिए। 2 साल बाद आप बोल सके नहीं, ये 5 साल नहीं रहेगा, उसको हटाओ, किसी दूसरे नेता को लाओ। तो वापस बुलाने का अधिकार, ग्राम या मोहल्लों में समितियों का महत्व, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत लोग फॉलो करते हैं। अगर आपने कभी आम आदमी पार्टी के बारे में सुना हो तो ये बार बार मोहल्ला क्लिनिक और मोहल्ला सभा की बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं। ये जो मोहल्ला सभा या समिति है, ये कॉन्सेप्ट वहां से आया है। देश की स्वच्छ राजनीति में ऊपर के लोगों या विशिष्ट वर्गों को राजनीतिक संघर्ष में सम्मिलित होने का आह्वान है। उन्होंने कहा कि भाई जो विशिष्ट लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो भी राजनीतिक संघर्ष में आइए, वो घर में क्यों बैठे हैं, वो भी निकलकर उनको क्रांति करनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण के अनुसार इस रूपांतरण का मूल तत्व व्यक्ति है, जो भारत में परिवर्तन का प्रमुख द्योतक है। वो कहते थे देखो जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वही आगे आकर परिवर्तन की चेतना जगा सकता है। उसी को बदलकर फिर समाज बदलेगा। व्यक्ति, समाज और राज्य, मैंने बताया ना, उसका रूपांतरण कि भाई पहले व्यक्ति से जानने का कंसेप्ट ये होता था कि पहले यहां पर व्यक्ति से फिर समाज और समाज से फिर राज्य। इसलिए जो ये अब देख रहिएगा इस तरह की भीड़ इकट्ठी होती थी और उन्होंने बोला कि भाई आप लोग जितने युवाओं को आह्वान किया कि आप लोग दहेज और तिलक को छोड़िए, आप लोग जातिवाद को छोड़िए, आप लोग हिंसा को छोड़िए। तो सब लोग कसम खाइए और ये हुआ कि अगर व्यक्ति सुधरेगा तो वहां से समाज सुधरेगा, फिर वहां से देश सुधरेगा। तो उनको माना था कि व्यक्ति जो है इसके सुधार से ही सारी सुधार देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जयप्रकाश नारायण का महत्वपूर्ण था, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति को लेकर आए, जो संपूर्ण क्रांति के द्योतक थे, जो संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति के जनक माने जाते हैं। और आगे जब आपातकाल की चर्चा करूंगा तो फिर उनका रोल बताऊंगा। और ये जो संपूर्ण क्रांति आई, उसके बाद देश में आपातकाल भी लगाया गया और आपातकाल के बाद भी फिर इन्होंने क्या किया, जो सारे दल बिखरे हुए थे उनको इकट्ठा किया और बोला कि आप लोग एक होकर चुनाव लड़िए और जो ये तानाशाही सरकार है उसको गिरा दीजिए, उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो ये महत्व। और जो सरकार थी उसे ये लगता था कि हम अहंकार में हैं। मैं अब इसकी चर्चा करूंगा अभी आगे। एक और महत्वपूर्ण बात जिनकी चर्चा हम कर रहे थे वो है राम मनोहर लोहिया तथा लोकतांत्रिक समाजवाद। इनका लोकतांत्रिक समाजवाद था, यानी डेमोक्रेटिक जो सोशलिज्म है वो इनका था। लोकतांत्रिक समाजवाद को लेकर चलते थे। अब राम मनोहर लोहिया क्या थे? एक समाजवादी विचारधारा के नेता थे। राम मनोहर लोहिया आजादी के समय भी बहुत ही छोटे थे और अपने पिताजी के साथ गांधी जी के पास जाया करते थे। कांग्रेस के अधिवेशनों में भी छुप छुप के भाग लिया करते थे, कई बार प्रत्यक्ष रूप से भी भाग लिया करते थे। और राम मनोहर लोहिया का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो बड़ा विशिष्ट है और बड़ा सभी समाज के सभी वर्गों को, सभी विचारधाराओं को एक साथ जोड़कर चलने वाला ये समाजवाद है। और इसमें प्रमुख बात ये मानी गई कि भाई लोगों की आर्थिक और गैर आर्थिक 2 जरूरतें होनी चाहिए। एक तो आर्थिक रूप से उनको भोजन चाहिए और छत चाहिए, और गैर आर्थिक रूप से उनको क्या चाहिए? स्वतंत्रता और लोकतंत्र की जरूरत है। और इनका यह मानना था कि जो ये समाजवाद है और जो पूंजीवाद है, दोनों ही भला नहीं कर सकती हैं, दोनों ही एक एक्सट्रीम में ले जाती हैं। एक समाजवाद कहता है पूरा सब कुछ राज्य के हाथ में दे दो, पूंजीवाद कहता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कर दो। इससे काम नहीं चलेगा, हमें जो है लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करनी पड़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात किसने कही? राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत में देखने के लिए मिलती है। अब राम मनोहर लोहिया क्या थे? भारत में समाजवाद के प्रमुख प्रतिपादकों में एक प्रतिपादक थे। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि आज भी जो समाजवादी दल हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में देखिए, वो लोहिया की बहुत बात करती है। लोहिया ग्राम बनाते हैं। जब वहां पे बहुजन समाज पार्टी या मायावती की सरकार आती है तो अंबेडकर ग्राम बनाते हैं, ये लोहिया ग्राम बनाते हैं, यानी लोहिया के विचार को प्रतिपादित करते हैं। समाजवाद को लोकतंत्र से संबंध करते हुए उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार का प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि भाई देखियो, जो लोकतंत्र की आपकी पूरी व्यवस्था है वो किसी एक वर्ग विशेष के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। सभी, अब मैं आपको अब ध्यान से देखिए, ये सारा कुछ हो रहा है 1970 के दशक और इनके आसपास के क्षेत्रों में। और मैंने आपको जब डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस बताया है, यानी जब मैं आपको ये बता रहा था कि 3 कालखंड देखने के लिए मिलते हैं, तो ये जो द्वितीय लोकतांत्रिक पुनरुत्थान मैंने बताया, उसमें बताया कि पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग को भी शामिल करने का प्रयास हो रहा था और हुए भी।
इसी क्रम में ये जो राम मनोहर लोहिया थे, उनका ये मानना था कि लोकतंत्र को समाजवाद के साथ जोड़ो और सभी वर्गों को उसमें मिलाया जाना चाहिए। वो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के सपोर्टर थे। उनको लगता था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षित करके, उनको अधिक व्यवस्था देकर, उनको कुछ विशेष अवसर प्रदान करके उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लोहिया भारतीय समाज में पूंजीवाद तथा साम्यवाद दोनों के ही समान रूप से अप्रासंगिक मांगते थे। उनको लगता है यार ये जो साम्यवाद है ये भी एक्सट्रीम कंडीशन है कि भाई सब कुछ राज्य के हाथ में, कोई प्राइवेट कुछ नहीं, ये भी ठीक नहीं है। और जो पूंजीवाद है वो बिल्कुल फ्री छोड़ रहा है। वो कह रहा है भाई सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट करो, जो रह पाए रहे, नहीं तो बाजार तय करेगा। इन दोनों को वो ठीक नहीं मानते थे। उनके लोकतांत्रिक समाजवाद के दो सिद्धांत थे, भोजन एवं शरण के रूप में आर्थिक उद्देश्य और लोकतंत्र और स्वतंत्रता के रूप में गैर आर्थिक उद्देश्य। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या मानते थे लोहिया? लोहिया ये मानते थे कि भाई किसी के भी जीवन में दो तरीके के उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, दो तरीके के उद्देश्य होने चाहिए। अगर लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करें, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद की अगर बात करें तो दो प्रमुख बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी। उनको यह लगता था कि जीवन के दो उद्देश्य हैं, या जिस पर दो उद्देश्यों पर सरकार को भी काम करना चाहिए, या लोकतांत्रिक समाजवाद जिसको कह सकते हैं। आर्थिक उद्देश्य, गैर आर्थिक उद्देश्य। ठीक, आर्थिक उद्देश्य यानी इकोनॉमिकल, क्या क्या होनी चाहिए? भोजन और शरण। शरण यानी शेल्टर, रहने के लिए घर, मकान। गैर आर्थिक उद्देश्य में क्या होना चाहिए? लोकतंत्र, यानी भाई सबको लोकतांत्रिक प्रक्रिया मिलनी चाहिए, कोई अधिनायकवाद या राजशाही राजतंत्र नहीं होना चाहिए। और दूसरा स्वतंत्रता, उस लोकतंत्र में भी स्वतंत्रता। अब देखिए स्वतंत्रता की बात उस समय वो क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि इंदिरा गांधी की जो सरकार उस समय दिखाई पड़ रही थी, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के बाद भी स्वतंत्रता पर एक अंकुश होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। केंद्रीकृत सरकार दिखाई दे रही थी। अगर आप ध्यान से देखें तो उसी दौरान फिर हमारे लिए संविधान में पहले मूल कर्तव्य नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, संविधान में डाली गई कि आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, केवल अधिकार नहीं है। नागरिकों को यह बताया जाने का प्रयास किया गया, और फिर इमरजेंसी की भी स्थिति आई। तो लोकतांत्रिक समाजवाद जो लोहिया का था, वो ये कह रहा था कि दो तरीके के उद्देश्य बेसिकली लोगों के होने चाहिए। ठीक है, और वो आर्थिक उद्देश्य भी होगा भोजन और शरण का, और गैर आर्थिक होगा जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता का होगा। और ये बहुत ही प्रमुखता से इस पर बात हुई और लोहिया इसको समर्थन में रहते थे, प्रवर्तक रहते थे। लोहिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण और दिया, चौभुज राजनीति का प्रतिपादन किया। इसमें उन्होंने राजनीति तथा समाजवाद के 4 स्तंभों का वर्णन किया। ठीक, उन्होंने कहा कि भाई चौबुर्ज राजनीति होनी चाहिए। चौबुर्ज राजनीति यानी 4 खंडों की राजनीति होनी चाहिए। कहां कहां? एक केंद्र में सरकार, केंद्र के स्तर पर, एक क्षेत्र के स्तर पर, एक जिला और एक ग्राम। ठीक है, उन्होंने कहा देखिए एक तो हो पूरे सेंट्रल की स्तर की राजनीति, एक क्षेत्र की राजनीति हो, जैसे मान लीजिए ये बुंदेलखंड है, ये पूर्वांचल है, ये बघेलखंड है, ये पश्चिमांचल है, मान लीजिए किसी एक प्रदेश में, या ये उत्तरी भारत है, ये क्षेत्र, ये नॉर्थ ईस्ट भारत है, ये दक्षिणी भारत है, इस तरह। उसके अलावा फिर जिला भर आइए और फिर गांव तक आइए, ये इनका मानना था। सकारात्मक कार्यवाही को प्रधानता देते हुए लोहिया का मत है कि यह सिद्धांत न केवल अशक्त लोगों के लिए होना चाहिए, अपितु महिलाओं और गैर धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। समाजवाद रहेगा तो सबकी बात करेगा ही। भाई महिलाओं को, जो अल्पसंख्यक हैं और जो गैर धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, मतलब यानी केवल धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं, जो धर्म के अलावा भी समाज के वर्ग या समाज में मिल रहे संसाधनों के हिसाब से अल्पसंख्यक है, जिनको कम मिल रहा है, उनको भी क्या होना चाहिए? उनके लिए हमको क्या करना चाहिए? एक सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। सकारात्मक कार्रवाई, और कुल मिला जुलाकर जो मामला था वो आरक्षण का बनता था कि आरक्षण देकर भी इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये राम मनोहर लोहिया का जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म था, इसकी मूल भावना थी। अच्छा, आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद तथा चौबुज राजनीति के सिद्धांत। चौबुज वाले में ध्यान रखिएगा, केंद्र, क्षेत्र, जिला और गांव। तो एक तो लोकतांत्रिक समाजवाद और चौबुज राजनीति के सिद्धांतों पर आधारित लोहिया समाजवादी दल का पक्ष समर्थन करते हैं, जो सभी दलों के विलय का एक प्रयास है। लोहिया समाजवादी दल का, इनका कॉन्सेप्ट यह था कि सभी दल मिलाकर समाजवादी दल के कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए, जो इन चीजों के लिए काम कर सके। लोहिया के अनुसार समाजवाद दल 3 प्रतीकों पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि जो हम समाजवाद दल बनाना चाह रहे हैं वो मुख्यतः 3 तरीके का प्रतीक उसमें होना चाहिए। एक तो कुदाल होनी चाहिए, कुदाल जिससे फावड़ा जिससे खोदे जाती है जमीन को, उससे यह पता चलेगा कि हम प्रयास कर रहे हैं।
दूसरा मत यानी मताधिकार का हम प्रयोग करेंगे। हम जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो क्या करेंगे, वो मतों से लड़ेंगे। अब देखिए साम्यवाद समाजवाद में थोड़ा यही अंतर आता है। जो मार्क्सवादी विचार था, स्टालिनवादी विचार था, कम्युनिस्ट थे, उनका यह मानना था कि भैया शस्त्र उठा लो जरूरत पड़े तो, और समाजवाद में था कि भैया मत पत्रों का प्रयोग करेंगे। ये उदाहरण, ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। और बंधनगिरी, बोले कि बंधनगिरी का एक हम मतलब ये क्या था, कुदाल, बंधनगिरी और मत, ये एक इमेज के तौर पर, प्रतीक के तौर पर प्रयोग कर रहा था कि बंधनगिरी से हम दिखाएंगे कि भाई हम समर्पण भी कर सकते हैं। ठीक है, हम समर्पण भी कर सकते हैं, समर्पण का प्रतीक दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइनें हैं लोकतांत्रिक समाजवाद और राम मनोहर लोहिया के हिसाब से, कि जो ये समाजवाद के 3 प्रतीक होंगे, कुदाल, मत और बंधनगिरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये सारे कंसेप्ट ना आपको केवल 12th में नहीं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आगे बहुत काम आएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण शख्सियत की बात करते हैं, दीनदयाल उपाध्याय। और ये जो महापुरुष हैं, ये खास करके आज के दौर में और प्रासंगिक हो गए हैं। ठीक है, जब से जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो इनको और प्रासंगिक बनाती है, उस विचार से ज्यादा मेल खाती है। इसलिए ये जो व्यक्ति हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके एकात्म मानववाद को आपको समझना बड़ा जरूरी है। और देखिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को हमेशा जो करंट की हैपनिंग है, आप यूपीएससी के एग्जाम तक चले जाइए, जो स्थिति मौजूद में रहेगी, मौजूदा स्थिति रहेगी, वो मौजूदा स्थिति से राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक सभी कंसेप्ट्स को और सभी व्यक्तियों को, सभी सिलेबस को जोड़ा जाएगा। इसलिए आपको अपडेटेड रहना जरूरी है। तो दीनदयाल उपाध्याय तथा एकात्म मानववाद, तो इनका क्या है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म या एकात्म मानववाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनका यह था कि सभी विकास की योजनाओं के केंद्र में मानव होना चाहिए। और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा अभी आपको मैंने बताया, अंत्योदय का कंसेप्ट दिया। अंत्योदय मतलब कि अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित किया जाए। ध्यान दीजिए कि 80 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ये बोल रहे थे कि जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा हो जाता है, यानी पावदान में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उस तक चीजें पहुंच नहीं रही हैं। और उसी समय, उसी कालखंड के आसपास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग अंत्योदय का परिभाषा दे रहे हैं। कोई भी चीज क्यों दे, साइंस में क्या कहा जाता है, आविष्कार, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसी परिस्थिति आपको दिखाई देगी, उस तरह का दर्शन, उस तरह का समाजशास्त्र, उस समय उस तरह का विचार, उस तरह के आंदोलन समाज में दिखाई पड़ेंगे। और ये एकात्म मानववाद बहुत हद तक प्रेरित था। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखनी है जब आप दीनदयाल उपाध्याय की चर्चा करें, कि राम मनोहर लोहिया या जयप्रकाश नारायण समाजशास्त्री थे, राजनीतिक वैज्ञानिक भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंदोलनकारी थे, मगर दार्शनिक पक्ष बहुत उनका नहीं था। लेकिन जो दीनदयाल उपाध्याय थे, इनका दार्शनिक पक्ष एक था। अब आप कहेंगे सर कि दार्शनिक पक्ष महत्वपूर्ण या अलग क्यों है? देखिए दार्शनिक पक्ष जो है वो हमेशा टेंजिबल नहीं, इनटेंजिबल चीजों या पक्षों की भी बात करेगा। यानी जो दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से, केवल वही नहीं, बल्कि इनटेंजिबल या जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, उन मूल्यों की और उन परंपराओं की, उन चीजों की भी बातों को ध्यान में रखेगा। जैसे महात्मा गांधी का जब मूल्यांकन किया जाता है तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि केवल दिखाई देने वाले चीजों पर मूल्यांकन हो रहा है, पर उनकी राजनीति भी, जब उनको हम अलग से चर्चा करेंगे तो मैं जरूर इस बात की चर्चा आपको क्लास में करूंगा, कि उनकी राजनीति और उनके पहलू में भी दार्शनिक पुट का जो अंक था, जो दार्शनिक विचारधारा उनकी साथ साथ चलती थी, कहीं ना कहीं हम उसको मिस कर देते हैं। तो इसकी भी चर्चा हम राजनीति विज्ञान की कक्षा में जरूर करेंगे, होनी भी चाहिए। तो जो एकात्म मानववाद है, इसमें जो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पूरी थ्योरी है, इसमें समाजशास्त्र आपको दिखाई देगा, साथ साथ में दर्शन शास्त्र भी दिखाई देगा। दर्शन शास्त्र क्या होता है और समाज शास्त्र क्या होता है, इसमें थोड़ा सा अगर आप अंतर समझना चाहिए, अंतर कई बार समानता में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि समाज शास्त्र दर्शन का हिस्सा नहीं हो सकता। देखिए एंड और मीन्स, ठीक, यानी इसको आप कहते हैं साध्य, जहां पहुंचना है, और मीन्स इसको कहते हैं साधन, ठीक है ना। तो साधन और साध्य दोनों पर चर्चा करती है दर्शन शास्त्र, यानी आप कहां पहुंचना चाह रहे हैं और वो पहुंचने के रास्ते क्या हैं, ये दार्शनिक पुट में दिखाई देता है। और जो एकात्म मानववाद है, उसमें जो मानव है वो साध्य भी है, साधन भी है, और मानव क्यों प्रमुखता में रखकर, केंद्र में रखकर नीतियां बनाए जाने की वकालत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की। उन्होंने ये कहा कि भाई आप जो भी सामाजिक परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसमें अंतिम व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं
उसमें उसकी भौतिक आवश्यकताएं भी हैं, उसकी धार्मिक आवश्यकताएं भी हैं, उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी हैं, उसका ध्यान रखना जरूरी है। यानी जो व्यक्ति के चित्त पर, आत्मा पर होने वाले प्रभाव या पड़ने वाले प्रभाव हैं, उसको भी सकारात्मक रखने का प्रयास सरकारों को करना चाहिए या व्यवस्थाओं को करना चाहिए। देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक पहले ही आया, देखिए, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ थे। ठीक, इनके दर्शन को एकात्म मानववाद कहा जाता है। देखिए, इनकी थियरी नहीं कहा जा रहा है, समझ रहे हैं आप बात, जैसे मार्क्स की थियरी, लोहिया का समाजवादी थियरी, इनके दर्शन को, और इनका दर्शन यानी इनकी फिलॉसफी को, अरे बात समझ में, मानववाद कहा जाता है, जो एक स्वदेशी सामाजिक आर्थिक प्रतिमान का प्रतिपादन है। और ये एकात्म मानववाद किस पर निर्धारित था? एक तो स्वदेशी का कंसेप्ट बहुत था, अपने देश की चीजें, और ये जनसंघ से मिलते जुलते थे। जनसंघ की हम चर्चा कर रहे थे, जनसंघ में हमने बताया था कैसे एक संस्कृति होनी चाहिए, कैसे अपने परंपराओं को इस्तेमाल करके, अपने संस्कृति और परंपराओं का इस्तेमाल करके प्रगतिशील समाज की स्थापना करनी है। जनसंघ मानता था, ये उससे जुड़े भी रहे उस विचारधारा से। तो ये भी स्वदेशी सामाजिक आर्थिक प्रतिमान का प्रतिपादन है, जहां मानव विकास का केंद्र होता है। मानव यानी ह्यूमन जो होगा, ये विकास का केंद्र होगा, यानी विकास का जो सेंट्रल एजेंडा रहेगा वो ह्यूमन होगा, मानव होगा। व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक मानव के लिए गरिमामयी जीवन, ये देखिए, ये जो गरिमामयी जीवन की बात की जा रही है, ये नहीं कहा जा रहा है कि उनको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, आर्थिक और गैर आर्थिक चीजें। गरिमामय जीवन का मतलब ये होता है जिससे आपके आत्मा पे पड़ने वाला प्रभाव सकारात्मक हो, जिससे आप ये समझ सकें कि जो मैं हूं, ये होना जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दार्शनिक पुट हो रहा है, समझिएगा इस बात को। यानी कि आप जीवन जब व्यतीत करें तो आप मजबूर न दिखाई दें, आपका सामाजिक, आर्थिक और आंतरिक विकास भी होना चाहिए। देखिए, इसे अच्छा, ये ऐसा दशक है ना जिसके बाद पूरी दुनिया में एक चर्चा भी हुई, किस चीज पर? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। पहले ये माना जा रहा था कि केवल ग्रोथ ही मेन है, बाद में कहा गया कि नहीं, ग्रोथ का तो मतलब आर्थिक रूप से हम बढ़ जाएंगे तो भी विकास हो जाएगा, हमारे पास हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा, हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी, सब ग्रोथ है। डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ जो है, अगर आप ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी जरूर जानना चाहिए राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को और अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को तो जानना ही चाहिए। अगर आप ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक बेसिक अंतर निकालना चाहें, ठीक, तो ग्रोथ जो है वो मुख्यतः क्वांटिटेटिव टेंडेंसीज की बात करता है, यानी ये हमेशा मात्रात्मक विकास की बात करता है ना, कि इतने क्वांटिटी बढ़ गई, ये नंबर बढ़ गए तो ग्रोथ हो गया। डेवलपमेंट जो है ये थोड़ा सा एग्रीगेट टर्म है, यानी समग्र है, ये सबको समेटता है। क्या? क्वांटिटेटिव, और मेन बात इसमें क्वालिटेटिव। ठीक है, यानी गुणवत्ता, जो जीवन की गुणवत्ता है, ठीक है ना, जिसको अभी हम गरिमामयी जीवन कह रहे थे, उसकी बात डेवलपमेंट कर रहा है। तो जो दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद है वो डेवलपमेंट के करीब ज्यादा दिखाई पड़ता है, यानी कि गुणवत्तापूर्वक जीवन या गरिमामय जीवन, जिसके केंद्र में, यानी विकास के केंद्र में जो होना चाहिए, पूरे जो डेवलपमेंट का मॉडल आप लेके चल रहे हैं उसके सेंट्रल में मानव होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन होने का मतलब ये कि मानवीय संवेदनाओं का फिर विकास होना चाहिए, मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी विकास के नाम पे करते रहें और जो अंतिम पावदान पर व्यक्ति है उसको विकास पहुंच ही नहीं रहा है। आप जीडीपी दिखा दे बहुत बढ़ गई, लेकिन आखिरी लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। जो अंत्योदय का कंसेप्ट है वो वहीं से निकल के सामने आया। ठीक है, एकात्म मानववाद प्राकृतिक संसाधनों के समपोषित उपभोग का समर्थन करता है। ध्यान से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात। देखिए कहां चले गए वो, प्रकृति पे भी चले गए। उनका जो आपका प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका संपोषित उपभोग करिए, यानी उनका यूज करते रहिए और उनका पोषण भी करते रहिए कि वो बढ़ते रहे, खत्म ना हो। और यहां से कौन सा कंसेप्ट आप आज के किस कंसेप्ट को जोड़ सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सतत विकास। सतत विकास क्या है जी? तो सतत विकास एक ऐसा विकास है जहां हम भविष्य में के जनरेशन के संसाधनों से खिलवाड़ किए बिना आज के विकास को करते हैं। यही बात एकात्म मानववाद में दीनदयाल उपाध्याय जी कर रहे हैं कि भैया आप प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित उपभोग करिए, यानी ऐसा उपभोग
जिससे संसाधन फिर से रिजुविनेट हो सके, फिर से वो पैदा हो सके, खत्म ना हो, इन संसाधनों की पुनः पूर्ति हो सके। यह न केवल राजनीतिक अपितु आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र और स्वतंत्रता को भी बढ़ाता है। अब देखिए, इनको लगता था कि केवल सामाजिक नहीं, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, यानी सब में बराबर का क्या हो। इसीलिए इनको दार्शनिक भी कहा गया है और शास्त्री भी कहा गया है। ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? इकोनॉमिक सोशलिज्म, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो संसाधन है उनका सतत तरीके से, मितव्ययी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, एक संपोषित उपभोग संसाधनों का किया जाए, जिसको उन्होंने क्या बोला? प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित उपभोग, जिससे इन संसाधनों की पुनः पूर्ति हो सके, रिन्यू हो सके। आ रही बात समझ में? और तब ये 1970-उत्तर के दशक देखिए, अब तब अभी ऐसा भी नहीं आया था कि बहुत हमारे संसाधन खत्म हो रहे हैं, वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया, नहीं, लेकिन ये दूरदर्शिता देखिए, कमाल। चूंकि यह सिद्धांत विविधता का संवर्धन करता है, भारत जैसे विविध राष्ट्र के लिए श्रेष्ठकर है। वो मानते थे कि भाई जो इतने लोग हैं, इतने तरह के समाज में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब को समेट के चलने के लिए ये चीजें बड़ी आवश्यक है। एकात्म मानववाद का दर्शन निम्न 3 सिद्धांतों पर आधारित था। पहला, समग्रता की प्रधानता, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, धर्म की सर्वोच्चता, और तीसरा, समाज की स्वायत्तता। महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो एकात्म मानववाद है, ये दर्शन किन 3 आधारों पर था? एक, समग्रता की प्रधानता। समग्रता यानी एग्रीगेट, सबको लेकर चलो, ठीक है, सभी तक पहुंचे, अंत्योदय हो, नीचे तक के लोगों को भी उठाओ, समेटो और अपने साथ लेकर चलो। दूसरा, धर्म की सर्वोच्चता। धर्म की सर्वोच्चता का मतलब क्या है? ऐसा नहीं था कि धर्म का मतलब कोई कट्टरता की यानी धर्म का मतलब कि धर्म धर्म चिल्लाना है और आगे बढ़ना, नहीं। धर्म का मतलब यह है कि भैया, धर्म क्या कहता है? जिस चीज को आप धारण करते हैं, जो आपका मौलिक कर्तव्य है, जिस चीज के लिए आपको आगे बढ़ना है, जो आपका काम, जैसे मेरा धर्म इस समय है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे इस धर्म की रक्षा होनी चाहिए। मानव, पूरी दुनिया का धर्म मानवता है, मानववाद पर था, तो मानवता की रक्षा होनी चाहिए, उसके एस्पिरेशंस की रक्षा होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? विकास के केंद्र में मानव होना चाहिए, यह मतलब हुआ धर्म की सर्वोच्चता का। समझ रहे हैं? तो धर्म क्या है? हमारे संस्कृत के पुराणों में कहा गया है कि ध्यायते इति धर्म, जिसको हम धारण करते हैं। धारण मतलब जिसको जो काम हम कर रहे हैं। सो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपका धर्म हुआ पढ़ना, मेरा काम हुआ पढ़ाना, ये केंद्र में होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो मानव है वो विकास के केंद्र में होना चाहिए, धर्म की सर्वोच्चता ये रही। और सबको अधिकार है, जो जिस तरह धर्म का पालन करें, उनके धर्म के साथ विकास उसमें बाधा न बने, सरकार उसमें हस्तक्षेप न करे। ये कंसेप्ट इनके दूसरा सिद्धांत था। तीसरा, समाज की स्वायत्तता, यानी जो सोसाइटी है उसकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। समाज अगर मिलकर कहता है कि भाई हमारे समाज में इस तरह की व्यापकता होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, ठीक है। ये सामाजिक समाजवाद की बात एक तरह से चल रही थी। तो ये 3 प्रमुख बिंदु आपके परीक्षा के महत्वपूर्ण भी। अगर पूछा जाए कि एकात्म समाजवाद दर्शन किन 3 सिद्धांतों पर था, तो समग्रता की प्रधानता, धर्म की सर्वोच्चता और समाज की स्वायत्तता। ठीक है, मैंने कोशिश की कि थोड़ा डिटेल में आपको, क्योंकि सीबीएसई ने जो ये 2 ही 3 पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए हैं, तो इन तीनों विचारकों से कोई भी क्वेश्चन वो निकाल के ला सकते हैं और आंसर राइटिंग लिखते समय आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में बताने का आपको प्रयास किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पश्चिमी पूंजीवाद, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पूंजीवाद और व्यक्तिवाद था और मार्क्सवादी समाजवाद था, दोनों के विरोधी थे, लोहिया की तरह। वो कहते थे मार्क्सवादी सिद्धांतवाद क्या है भाई, कभी भी अग्रेसिव हो जा रहा है। और उसके बाद उसके अलावा उनको ये पूंजीवादी व्यक्तिवाद था, यानी पूंजीवादी व्यक्तिवाद क्या था, इंडिविजुअलिज्म की बात करता था। भाई सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, आप फिट हैं, चलिए आगे बढ़िए, ठीक है ना, पूंजीवादी व्यवस्था में रहिए। वो उनके अनुसार पूंजीवादी तथा समाजवादी विचारधाराएं केवल मानव शरीर और मस्तिष्क की आवश्यकताओं पर बल देती हैं, अतः ये भौतिकवादी उद्देश्य पर आधारित हैं, जबकि मानव के समग्र विकास के लिए आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इसीलिए वो दार्शनिक है। उनको लगता था भैया आप रोटी, समाजवाद कह रहा है कि रोटी कपड़ा मकान दे दो सबको बराबरी में, पूंजीवाद कह रहा है कि सबको समान अवसर दे दो बाजार में, लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कहां है, इंटरनल डेवलपमेंट कहां है, तो ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो इनका मानना था कि जो ह्यूमन की साइकोलॉजी, क्योंकि देखो जानवर और मानव में फर्क क्या है, जानवर को खाना दे दो कहीं पड़े रहो, रहने दो, रहेंगे। तो आप इंसानों को भी खाना रोटी कपड़ा मकान दे दीजिए, कहीं पड़े रहेंगे, इससे क्या। उनका आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए कि हम क्यों हैं, हमको समाज में कैसे रहना है, हम अपने आप को जानें, अपने वैल्यू को समझें, केवल मीन्स पे ध्यान न दें, एंड तक पहुंचे। तो उनका मानना था कि आध्यात्मिक विकास यानी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें मोरालिटी भी है, कल्चरल सब कुछ है।
उतना ही आवश्यक है जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों अनुपस्थित है। तुमको लगता था कि भैया जितना पूंजीवाद और समाजवाद देश के विकास की बात कर रहा हूं, उतना ही ज्यादा जरूरी क्या है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि आध्यात्मिक विकास भी है। आंतरिक चेतना, इटर्निटी, जो चेतना मतलब क्या है? जो हम जीवित है ये महसूस कर पा रहे हैं, ये चेतना है। पवित्र मानवीय आत्मा पर आधारित अपने दर्शन, जिसे चित्त कहते हैं। ठीक है, उनको लगता था कि जो हमारी पवित्र आत्मा है, जो इटर्नल हमारी वॉइस है, इटर्नल जो हम अंदर में अपने आप को जीवित महसूस कर रहे हैं, या जो हमारी सोच विचार है, इसका विकास, इसका भी अनुसंधान, ये सारी चीजें जरूरी हैं। दीनदयाल उपाध्याय एक वर्ग विहीन, ठीक है ना, कोई क्लास नहीं चाहते थे, कोई वर्ग ना हो कि ऊंचा नीचा, ऐसा नहीं चाहते थे। जाति विहीन, कोई जाति का प्रभुत्व ना हो। संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना करते हैं। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट समराइजेशन किया है कि उनका यह मानना था कि ये एक तो विकास के केंद्र में मानव हो, इसके अलावा विकास के केंद्र में मानव हो तो मानववाद होगा, अंत्योदय हो, इसके अलावा जो आध्यात्मिक विकास है लोगों का वो होना चाहिए, इसके अलावा लास्ट में उनको ये लगता था कि जाति विहीन, संघर्ष मुक्त और सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना होनी चाहिए। अरे बात समझ में? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट किसका था? दीनदयाल उपाध्याय और एकात्म मानववाद का देखने के लिए मिला है। इसको आप बार बार रिवाइज करिएगा और इन कंसेप्ट को जरूर समराइज वे में समझने का प्रयास करिएगा। तो दीनदयाल उपाध्याय संबंधित 2-3 पॉइंट्स आप जरूर बढ़ा सकते हैं। एक तो एकात्म मानववाद उनकी थियरी है, इसके अलावा वो विकास के केंद्र में मानव को रख रहे हैं, इसके अलावा जो है वो न तो पूंजीवाद के समर्थक हैं, न मार्क्सवादी के समर्थक हैं, वो आध्यात्मिक विकास के समर्थक हैं, और उनका मानना है कि वर्ग विहीन होना चाहिए, जाति विहीन होना चाहिए, संघर्ष मुक्त समाज व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये तीनों लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसी समय इस सभी क्रम के बीच में ही इंदिरा गांधी की सरकार अधिनायकवादी, तानाशाही प्रवृत्ति ले रही थी। ठीक है, और उनको ये लग रहा था कि हमको हराने वाला या हमको नीचा दिखाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस में चल रहे आंतरिक कलह को जीत कर बाहर आ चुकी थी, चुनाव में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ चुकी थी। मगर लोकतंत्र का कोई एक नियति नहीं होती। एक बड़ा मशहूर शेर है, आप लोगों ने सुना होगा कि इससे पहले जो यहाँ मसलद नसी था, उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। ठीक है, तो मतलब यह है कि पहले जो शासन कर रहा था उसे भी लगता था कि हम बहुत खुदा हैं, भगवान हैं, हमको कोई नहीं हरा सकता। यही अहंकार उनको भी हुआ। और इस पार्टी ने जब क्या किया, 1975 में इमरजेंसी की घोषणा की, यानी डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी की, तो फिर जो जयप्रकाश नारायण जैसे लोग थे, ऐसे लोग उभर कर सामने आए और विरोध किया। संपूर्ण देश में बढ़ते विरोध प्रदर्शन, गहरे असंतोष और घने आर्थिक संकट को देखते हुए 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी। हालांकि इसके कारण कई हैं, उसको देखेंगे। एक तो उनकी लोकप्रियता घट रही थी, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा था, और इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग घटना घट गई कि राजनारायण नामक एक व्यक्ति ने इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित कुछ याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर दी थी कि भाई इनका चुनाव गड़बड़ हुआ है, और उसको हाईकोर्ट ने सही मान लिया और इनकी चुनाव को निरस्त कर दिया और बोला कि अब इंदिरा गांधी किसी पद पे नहीं रहेंगी, चुनाव भी नहीं लड़ेंगी। तो इनको लगा रहे अब तो हम प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, ना चुनाव लड़ेंगे ना पद पे आ सकते हैं, तो हम नीचे चले जाएंगे। तो सब उन्होंने घोषणा कर दी। सरकार ने अनुच्छेद 352 के तहत मंत्रिमंडल की सहमति के बिना राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। 352 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, इमरजेंसी दे सकता है। 360 एक अनुच्छेद है जिसमें यह बताया गया है कि वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, पर ऐसा है नहीं। 352 में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा गया है, उस समय लिखा गया था कि आंतरिक विद्रोह या कोई आंतरिक सुरक्षा को खतरा बताकर ये आपातकाल लगाया जा सकता है, और यही हुआ। उस शांतिपूर्ण आंदोलन को भी आंतरिक विद्रोह माना गया। इसीलिए बाद में जब संविधान में संशोधन हुआ तो उसमें आंतरिक विद्रोह की जगह सशस्त्र विद्रोह की बात की गई कि अगर शस्त्र लेकर कोई विद्रोह करता है तो मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। संविधान द्वारा व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जाने वाली सारी नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों को भी स्थगित कर दिया। आपातकाल के अधिकांश समय में इंदिरा गांधी के तमाम विरोधी कारावास में रहे। इंपॉर्टेंट बातें इमरजेंसी की है, ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये सारी चीजें 1975 में हो रही थी। इसके अतिरिक्त सरकार ने प्रेस और मीडिया पर भी कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया। जेपी आंदोलन की पृष्ठभूमि सत्ता और जनता के बीच असंतोष का परिणाम थी, जिसने यह बृहत आंदोलन का रूप ले लिया। अब जेपी यहां से जो है और आंदोलन तेज करने लगे। सन 1973 से ही इंदिरा गांधी की लोकप्रियता घटने लगी थी। जनता की आशाओं का प्रकाश अंधकार में परिवर्तित होने लगा और ग्राम और शहर में सर्वत्र असंतोष बढ़ता जा रहा था। तो जेपी का आंदोलन तेज हो रहा था 1973-74 से ही, और सभी लोग आर्थिक विषमताओं के कारण, भ्रष्टाचार के कारण और कई समस्याओं के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा था, असंतोष उनमें फैल रहा था, जो ये देखने के लिए मिलता है लगातार। अब देखिए, इस असंतोष और विषमता के कुछ प्रमुख कारण थे जिसने क्या किया, आपातकाल जैसी स्थिति पैदा की। आइए इन कारणों की चर्चा करते हैं। अब देखिए, जो 3 महत्वपूर्ण कारण, उसमें पहला था जिसकी चर्चा भी हमने कई लगभग
कई फॉर्म में कई बार अलग अलग तरीके से की भी है कि देश में जो उत्पन्न आर्थिक विषमता थी, यानी जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ रही थी, इसीलिए जितने ये चिंतक आए थे, विचारक आए थे, सब चाह रहे थे कि आर्थिक समानता होनी चाहिए, यानी गरीब गरीब हो रहा था, अमीर अमीर हो रहा था। खाद्य पदार्थों की कमी, हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ जो फूड क्राइसिस था वो बहुत बढ़ रहा था। ये जरूर था कि 1966-67 के बाद जो हरित क्रांति आई, हरित क्रांति ने हमें खाद्य संपन्न बनाना शुरू किया और हम बने भी, आगे जाके हम एक्सपोर्टर बन गए। पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे, बाहर से मंगा रहे थे, लेकिन खाद्य संकट था। अच्छा, खाद्य संकट में एक और था कि केवल उत्पादन नहीं, वितरण की भी समस्या थी। अगर खाद्यान्न है भी तो लोगों तक पहुंचे, इसकी पूरी व्यवस्था नहीं थी। बाद में पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना की गई और पीडीएस से लोगों तक, यानी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। वो उस समय नहीं था। एक भयंकर संकट उत्पन्न किया जिसने औद्योगिक अशांति भी का जन्म दिया। तो ऐसा देखा गया कि जो मांग और पूर्ति है, इसका बैलेंस नहीं बन पा रहा है, लोगों की जो खाद्यान्न संकट है वो बढ़ता जा रहा है। तो औद्योगिक अशांति भी देखने के लिए देश में मिली। कानून और व्यवस्था की हालत भी असंतोषप्रद रही, जिसमें हड़ताल, छात्र संघर्ष, जुलूस अक्सर ही हिंसक हो उठते थे। अभी हमने देखा जब संपूर्ण क्रांति 1974 जून में चल रही थी गांधी मैदान में, तो कई बार उस दौरान ऐसा लग रहा था कि भीड़ हिंसक हो जाएगी। एक बार कुछ समर्थक थे, ऐसा उदाहरण देखने के लिए मिलता है, उन पर गोली लग गई और गोली लगने के बाद ऐसा लगा कि पूरा शहर जल उठेगा। और कई दौरान गुजरात में छात्र संघर्ष हुए, बिहार में छात्र संघर्ष हुए, ये स्थितियां देखने को मिल रही थी। इन दोनों कारकों को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत लोकतांत्रिक नेतृत्व की आवश्यकता थी। गिरती हुई आर्थिक, राजनीतिक तथा कानून व्यवस्था को स्थिति से निपटने के लिए दृढ़ और स्पष्ट नेतृत्व की आवश्यकता थी। तो यह स्पष्ट नेतृत्व दिखाई नहीं पड़ रहा था। बहुत होता था तो उसको कुचलने का प्रयास किया जाता, दबाने का प्रयास किया जाता था, लेकिन इससे बाहर आने के बहुत स्थितियां उस समय दिखाई नहीं पड़ रही थी, जिसका विरोध झेलना पड़ा और जो स्थितियां आगे चलकर आपातकाल का कारण बनी। यहां एक नवीन परिदृश्य में जन्म ले रही थी, जो कांग्रेस को कमजोर करने में महत्वपूर्ण कड़ी थी। यह कड़ी 3 समूह की थी। पहले समूह में गरीब शामिल था, यानी ऐसा दिखाई दे रहा था कि 2-3 तरह के लोग मिलकर कांग्रेस को समस्या देने वाले हैं। एक में तो गरीब थे जो कांग्रेस से बहुत सारी आशाएं लगाए हुए था। दूसरे समूह में मध्यम वर्ग था जो बढ़ती महंगाई के कारण रुष्ट था, और अंत में धनी किसान था जो भूमि सुधार की धमकी से डरा हुआ था। देखिए, चारों तरफ से कांग्रेस गिर रही थी। देखो, 1971 में जब गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया, उस समय मैंने चर्चा किया था कि प्रीवी पर्स वाली स्थिति आई थी कि भाई जो जमींदार, जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, उनके पेंशन को हम खत्म कर देंगे, और उनके पेंशन को खत्म करने के बाद हम गरीब जो पैसा बचेगा वो गरीबों को देंगे। इसके अलावा भूमि सुधार बोला कि जो बड़े बड़े किसान हैं उनकी भूमि बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चकबंदी करके छोटे छोटे किसानों में बांटेंगे। तो इससे बड़े किसान तो पहले से ही नाराज थे और राजा महाराजा तो पहले से नाराज थे। लेकिन 71 में गरीबों को ये उम्मीद थी कि चलो हमको तो लाभ मिलेगा, लेकिन वो भी निराशा में बदल रहा था। तो गरीब भी खिलाफ हो गया, मध्यम वर्ग को भी राहत नहीं मिल रही थी, और जो धनी किसान या लैंडलॉर्ड थे वो तो खिलाफ थे ही कांग्रेस के। तो एक भयंकर क्रांति की तरफ देश बढ़ रहा था। अब विपक्ष ने इसका पूरा लाभ उठाया और सभी विचारधाराओं को, सभी एक तरह से सोचने वाले लोग थे या जो सभी विपक्ष में साथ रहने वाले लोग, तो सबको लामबंद करना शुरू किया और एकजुट करके कांग्रेस का विरोध किया। इन सब बहस के साथ साथ आपातकाल की मूल बहस जेपी आंदोलन से प्रारंभ होती है। ये सारी समस्याएं तो देश में थी, लेकिन जो जयप्रकाश का आंदोलन चल रहा था, जो संपूर्ण क्रांति भी की बात चल रही थी, उसने सबसे प्रमुख भूमिका निभाई। जयप्रकाश ने इन सभी असंतोषों का, सभी समस्याओं का एकजुट मुद्दा बना के पूरे देश में आंदोलन शुरू किया। इसकी पृष्ठभूमि का निर्माण गुजरात के छात्र आंदोलन किया। गुजरात के बाद बिहार में भी कांग्रेस की गुटबाजी के विरुद्ध आंदोलन चले, अभी मैंने चर्चा की थी। तो बिहार के छात्रों ने और गुजरात के छात्रों ने यह आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो देखने के लिए मिलती है। यह आंदोलन छात्रों का था, जिससे चिंतित होकर इंदिरा गांधी की सरकार ने विधानसभा की निलंबन कर दिया और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इंदिरा गांधी को लगा कि भाई ये आंदोलन बहुत बढ़ रहा है, तो गुजरात में जो विधानसभा थी, सरकार थी, उसका निलंबन कर दिया, सस्पेंड कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। मोरारजी देसाई ने आमरण अनशन कर दिया। अच्छा, ये मोरारजी देसाई वही हैं जो जनता पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, जो इंदिरा सरकार में भी पहले वित्त मंत्री, उप प्रधानमंत्री की भूमिका निभा चुके थे। तो मोरारजी देसाई अलग आमरण अनशन पर बैठ गए। इंदिरा गांधी सरकार ने गुजरात विधानसभा को भंग कर दिया और चुनाव कराने की घोषणा कर दी। गुजरात के पदचिन्हों पर चलते हुए बिहार में भी 1974 में छात्र आंदोलन की शुरुआत हो गई और गांधी मैदान पटना इसका बहुत बड़ा उदाहरण था। तो बिहार, गुजरात, छात्र आंदोलन, मोरारजी देसाई जैसे नेताओं का आमरण अनशन, पूरे देश में आर्थिक असमानता की स्थिति, गरीबी की स्थिति, मध्यम वर्ग परेशान था, अमीर किसान भी रुष्ट थे, साथ कोई नहीं था कांग्रेस के। समस्या बढ़ने वाली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी समय के अंतराल 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने एक बहुत बेहतरीन फैसला दिया। बेहतरीन क्या, मैंने इंपॉर्टेंट फैसला दिया। बेहतरीन हम क्यों कहें इसको, ये तो राजनीतिक चर्चा का विषय है।
तो फैसले ने भारतीय राजनीति को अचानक मोड़ पर दे दिया। राजनारायण द्वारा दाखिल एक याचिका पर निर्णय देते हुए जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। जैसे इनका कि ये जो इनका इलेक्शन हुआ है वो नल एंड वॉइड है, ठीक है, यानी जो इंदिरा गांधी चुनाव जीत के गई हैं ये चुनाव गलत है। और इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था, यह कहा गया कि अब इंदिरा गांधी न तो किसी पद पर रहेंगी और न ही चुनाव लड़ेंगी। तो इंदिरा गांधी कहा, अरे मैं पद पे भी नहीं रह सकती, चुनाव भी नहीं लड़ सकती, तब तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, बस फिर क्या। अब इससे उनको इस्तीफा देना पड़ता। तो इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, जब इनके सारे रास्ते बंद हो गए प्रधानमंत्री बनने के, तो यहां पर इंदिरा गांधी ने क्या किया, घोषणा कर दी, आपातकाल की घोषणा हो गई। किससे? आर्टिकल यानी संविधान के अनुच्छेद 352, और उस समय देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और याद करिए पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया था कि जब कांग्रेस में सिंडिकेट वाला ग्रुप और इंडिकेट वाले ग्रुप में लड़ाई चल रही थी, और जब सिंडिकेट ने कांग्रेस को कांग्रेस से निकाला था, तो उस समय उनके साथ बाबू जगजीवन राम और कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। यानी वो शुरू से इंदिरा गांधी के करीबी थे राजनीतिक रूप से। तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति शासन जब लगाया गया, तो राष्ट्रपति उस समय फखरुद्दीन अली अहमद ही थे, और उन्होंने फिर क्या किया, इस पर मुहर लगाया। इससे क्या हुआ, सभी दलों को एकजुट होने का मौका मिल गया। एक और जेपी आंदोलन और दूसरी तरफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, इन दोनों ने ही भ्रष्ट तरीके से हथियाए गए पदों तथा इंदिरा गांधी से पद छोड़ने की मांग पर बल दिया। तो 25 जून 1975 को दिल्ली में हुई एक विशाल रैली में उन्होंने यह मांग की, इंदिरा गांधी त्यागपत्र दें। रैली में घोषणा की गई कि एक सप्ताह का राष्ट्रीय आंदोलन तथा जुलूस आदि का आयोजन किया जाएगा। और आंदोलन में कहा गया कि इंदिरा गांधी बहुत गलत कर रही है, उनको त्यागपत्र देना चाहिए। श्रीमती गांधी का अंतिम तात्कालिक प्रतिक्रिया 26 जून 1975, ये महत्वपूर्ण है, 26 जून 1975 को देश में राष्ट्रीय आपात स्थिति अनुच्छेद 352 की घोषणा के रूप में सामने आई, जिसमें आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन कानून के तहत 352 में था कि आंतरिक सुरक्षा के लिए आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इंदिरा गांधी ने कहा, जो लोग जुलूस निकाल रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए हम आपातकाल लगा रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट था। विपक्ष के सैकड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आपातकाल के दौरान संसद को पूर्णतः निष्प्रभावी बना दिया गया। बोला गया संसद बिल्कुल निष्प्रभावी रहेगी, संसद में कोई बहस नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी। पूरे देश में जेल भरा गया, जितने नेताओं ने आवाज उठाया सबको जेल में ठूसा गया। सारे कामकलाप को इमरजेंसी के तहत रखा गया। सब लोगों को नौकरी करना कंपलसरी बनाया गया। 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। 18 जनवरी 1977 को राष्ट्रपति द्वारा 5वीं लोकसभा भंग कर दी गई और मार्च 1977 में नए चुनाव कराने की घोषणा की गई। तो एक तरफ आपने आपातकाल की स्थिति देखी, 2 साल तक विद्रोह होता रहा, दमन होता रहा, अंततः की जो लोकसभा रोकी गई थी उसको भंग कर दी गई और नया चुनाव का घोषणा किया गया। और उसके बाद सभी प्रतिबंधों को ढीला किया गया, विपक्ष के नेताओं को जेल से रिहा किया गया। और ये जो इमरजेंसी का टाइम था, ये भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, महत्वपूर्ण दौर माना जाता है, जिसकी चर्चा किए बिना भारतीय लोकतंत्र के विकास की चर्चा नहीं हो सकती। यानी जो एक दल का प्रभुत्व था, पहले वो डाउन हुआ, उसके बाद तानाशाही की स्थिति आई, फिर इस एक दल के प्रभुत्व को चुनौती मिली और 77 में जो चुनाव हुआ उसमें जनता पार्टी विजयी हुई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इसी दौरान इस जनता पार्टी के चुनाव में और इसके अलावा जो लोकतंत्र का ये आपातकाल लगा हुआ था देश में, इस दौरान कई नेता उभर कर सामने आए, जिसकी चर्चा ही मैंने की। रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कई तरह के कई महत्वपूर्ण नेता इसके बाद और उभर के सामने आए, जिनको नीतीश कुमार, ये सब उसी दौर के नेता हैं। चुनाव घोषणा के पश्चात विपक्ष में नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को ढीला किया गया और आतंकित जनता को आश्वासन दिया गया कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होंगे। ये बताया गया कि चुनाव बिल्कुल फ्री एंड फेयर होंगे। इंदिरा गांधी को लग गया था कि बहुत दिन तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उस समय प्रेस और मीडिया पे भी बिल्कुल प्रतिबंध था। विपक्षी राजनीतिक दलों के बीच सैद्धांतिक मतभेद होने के बावजूद आपातकाल में सामान्य यातनाओं के भोगी होने के कारण आपातकाल में सब एक साथ दुख काट रहे थे। तो अलग अलग भी अगर थे, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ या जो भी, सब एक होकर सबने चुनाव लड़ने का प्रयास किया और सब कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। 19 जनवरी 1977 को लोक नायक, अच्छा इन्हीं आंदोलनों के बाद जयप्रकाश नारायण थे, उनको लोक नायक की उपाधि दी गई। बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नायक, लोक यानी लोगों के हीरो। लोक नायक जयप्रकाश ने यह बोला कि अब सभी विपक्षी दल अपनी एक संगठित पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे और 23 जनवरी 1977 को जेपी की आशा के साकार रूप धारण किया और नई दिल्ली में जनता पार्टी की स्थापना की गई और उसके अध्यक्ष बनाए गए कौन? मोरारजी देसाई। और उपाध्यक्ष बनाए गए चौधरी चरण सिंह, जो कि बहुत बड़े किसान नेता हैं, जिनके पुत्र हुए अजीत सिंह और जिनके पुत्र जयंत सिंह, जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है उनकी है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण बात। अब राष्ट्रीय स्तर के 4 प्रमुख विपक्षी दल, संगठन कांग्रेस, जो कांग्रेस ओ वाला था, सिंडिकेट वाला,
भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल जो चौधरी चरण सिंह वाला था, और सोशलिस्ट पार्टी, इन सब लोगों ने मिलकर एक जनता पार्टी बनाया। नवनिर्मित जनता पार्टी ने कांग्रेस के विरुद्ध देश के समक्ष एक विकल्प प्रस्तुत किया और देश में लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने की आशा प्रदान की। इन चार दलों ने कहा कि ठीक है, हम एक साथ मिल जाते हैं, जनता दल बनाएंगे और एक साथ चुनाव लड़ेंगे। जनता पार्टी को जेपी के अलावा आचार्य कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम के समय भी भूमिका थी, आदि नेताओं को भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ऐसे महत्वपूर्ण लोगों ने भी इसका समर्थन किया। कांग्रेस के जो युवा तर्क थे, यानी जो लोग, चंद्रशेखर, आप ये देख सकते हैं, चंद्रशेखर जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ये उत्तर प्रदेश से आते थे, बलिया जिला के आसपास इनकी राजनीति रहती थी। उनके सहयोगी रामधन तथा कृष्णकांत भी जनता पार्टी में शामिल हो गए, ये भी कांग्रेस के साथ चलने लगे। मोरारजी देसाई को जनता पार्टी का अध्यक्ष और चौधरी चरण सिंह को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ये 1977 के इलेक्शन। ये इस इलेक्शन की चर्चा इसलिए हो रही है कि ये जो आपातकाल की स्थिति बनी हुई थी वो उसके बाद की कंडीशन थी, और उन सभी लोगों ने जो आपातकाल में अपनाए झेली थी, सबने मिलकर ये चुनाव में सहयोग किया। अटल बिहारी वाजपेयी इस चुनाव में शामिल थे जनसंघ की तरफ से, और वो विदेश मंत्री बनाए गए इस चुनाव के बाद। हालांकि ये गठबंधन भी ज्यादा चल नहीं पाया, 2-3 साल के बाद सब बिखराव हो गया, सब अलग अलग हो गए। और 1980 में ये लोकदल अलग हो गई, चौधरी चरण सिंह वाली, और 1980 में जनसंघ के बाद वो भारतीय जनता पार्टी बन गई और अटल बिहारी वाजपेयी उसके अध्यक्ष हो गए। इंदिरा गांधी ने अलग चुनाव लड़ा, वो जीती भी, तो 3 साल में ये करिश्मा जो जनता पार्टी का था वो उससे लोग निराश हो गए। चुनाव परिणाम मैंने बताया कि 542 में से 154 ही केवल कांग्रेस को मिला, जबकि जनता पार्टी को 298 सीटें मिली थी। सोचिए, 1967 में कांग्रेस को 283 सीटें मिली थी, उससे भी ज्यादा 298 मिल गई थी। यहाँ 1977 में जनता पार्टी को 298। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण आपने जो दौर देखा उसमें ये देखा कि कैसे डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, ये आप देख रहे हैं कि द्वितीय चरण का एक तरह का रिसर्जेंस था। उसके बाद 1990 के बाद फिर स्थिरता, मतलब इस तरह के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात ज्यादा देखने के लिए नहीं मिला। और जो इस दौरान 2-3 महत्वपूर्ण नेता थे, समाज सुधारक या दार्शनिक कह लीजिए, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय, उनकी थ्योरी भी आपने देखी, उनके दर्शन को देखा, और कैसे आपातकाल की स्थिति है जो सिलेबस में है उसको देखा, और आपातकाल के बाद की चुनावी की स्थिति देखी। और 1970 के बाद फिर 1980 में फिर जनता पार्टी टूटकर बिखर गई और फिर कांग्रेस जीती। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, वो 400 सीटों जीत कर आए। उसके बाद राजीव गांधी के बाद फिर उनकी भी हत्या हुई, हत्या के बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनी कम सीटों के साथ, और नरसिम्हा राव सरकार बनाया 1990 में, जब ये उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण का जो हमने चर्चा किया है उसको अपनाया गया। उसके बाद गठबंधन के दौर की शुरुआत हुई, जिसमें गठबंधन की सरकारें बनती रहीं, गिरती रहीं, ये स्थिति देखने के लिए मिली। और उसके बाद कांग्रेस फिर जो सत्ता में पूर्ण तरीके से ठीक से आई वो 2004 में आई, जब यूपीए बनी, हालांकि गठबंधन के साथ, और यूपीए 2 भी बनी 2009 में। 2014 के चुनाव के बाद फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। तो ये जो पूरी परिस्थिति हमने देखी लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की, ये आपके सामने थी, जिसमें कैसे पूरे लोकतंत्र के व्यवस्था में लोगों की सहभागिता बढ़ती गई, आंदोलनों ने अपना प्रयास दिखाया, और आंदोलनों के समर्थन से लोकतंत्र और निखर कर बाहर आया। तो ये चैप्टर हमने 1 शॉट रिवीजन किया है, इसके इंपॉर्टेंट कुछ संबंधित प्रश्न भी करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे। आप लगातार मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपको सभी सब्जेक्ट के सभी पाठ को निःशुल्क अध्ययन करवा रहा है, और आपको सभी कंसेप्ट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैकेज के परचेस किए हुए ही कक्षा 6 से 12 तक की सभी कंसेप्ट, सभी चैप्टर्स को फ्री आपको प्रोवाइड करा रहा है। आपको करना यह है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और वीडियोस हम आप तक लेकर आते रहें। तो आशा है कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। इसको रिवाइज करिए, अगले वीडियो तक हमारा इंतजार करिए, जुड़े रहिए। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।